Okay, hello everyone and welcome to the class. We are now going to start a new topic which is depreciation on straight line basis in case of power units. तो इस केस को आप पावर यूनिट के नाम से याद रख सकते हैं. अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट है. देखो हमने पहले क्या समझा, पहले हमने नॉर्मल डेप्रिसिएशन समझी जैसे इनकम टैक्स में लगती है. वो कहता था कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स बनाओ और हर ब्लॉक पे एक रेट लगाओ, ऐड लेस सब उसी ब्लॉक में से करते रहो, जब तक ब्लॉस खत्म नहीं हो जाए तब तक सेल पे भी कैपिटल गेन ना लगाओ. ये पूरा सिस्टम हम लोग को समझाया गया एक कि ये ब्लॉक वाला सिस्टम है. अच्छा जी, ठीक है. या ब्लॉक वाले सिस्टम के साथ साथ मैं एक और वर्ड यूज करूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. WDV वाला सिस्टम है, रिटन डाउन वैल्यू वाला सिस्टम है कि ब्लॉक बना बना के हम एसेट्स की रिटन डाउन वैल्यू निकालते रहते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं. तो पावर यूनिट का जो बिजनेस है इसमें इन लोगों ने बोला कि सर जो WDV का सिस्टम है आपका, उसमें क्या होता है कि एसेट की वैल्यू फॉर एग्जांपल मान लो 15% डिप्रिसिएशन का रेट है, तो एसेट की वैल्यू 15% पहले साल कम हुई, फिर दूसरे साल जो घटी हुई वैल्यू है उसका 15% कम हुई, तो डिप्रिसिएशन हर साल घटता जाता है. इससे क्या होता है सर कि एसेट कभी जीरो नहीं होता. एसेट की वैल्यू अगर 4 रुपए भी है, उस पर भी आप 25% डिप्रिसिएशन लगाओगे तो 1 रुपये आएगा, तब भी 3 रुपये बच जाएंगे अगले साल के लिए. वो जीरो कभी भी नहीं होगा. अब हमारे साथ केस क्या है कि पावर जनरेटिंग यूनिट्स जो होती है ना, वो बहुत बड़ी यूनिट्स होती हैं, मतलब हजारों करोड़ लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है. 1000 करोड़ तो मैं कम बोल रहा हूँ, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है इसमें. तो इस केस में इनके एसेट्स की जो वैल्यू बहुत ज्यादा है. ये लोग अपने बैलेंस शीट में फिगर्स को राउंड ऑफ करके लिखते हैं इन करोड़्स. करोड़्स की बैलेंस शीट में अगर लाखों लाखों की वैल्यू पे आके एसेट रुक जाए, समझ रहे हो, तो इनको दिक्कत कितनी होगी. एक तो पॉइंट में एसेट की वैल्यू बतानी पड़ रही है बैलेंस शीट में, ऊपर से कभी जीरो वो हो नहीं रहा है. जब लाख से 1000 में गया तो फिर 2 डेसिमल और बढ़ाने पड़ेंगे तुम्हें. तो एक तो ये भी प्रॉब्लम थी. एक प्रॉब्लम ये भी थी कि पावर यूनिट का कहना था कि भैया हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो हम 50 साल तक पूरी डेप्रिसिएशन का क्लेम लेने के लिए रुकेंगे नहीं. हमारे लिए आप क्या करिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड दीजिए ताकि हम भी उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकें. आपने बोला कि 10 साल मतलब 10 साल, तो हम अपने एसेट की वैल्यू को 10 साल ही गिनेंगे, उसी हिसाब से प्रोविजन बनाएंगे, उसी हिसाब से पैसे इकट्ठा करेंगे और नया एसेट खरीदने के लिए तैयार रहेंगे. क्योंकि पावर यूनिट के केस में आपको पता ही होगा, जैसे टावर्स हैं या ट्रांसफॉर्मर्स हैं, वो जरा सा भी गड़बड़ हुए तो पूरा नेटवर्क बाधित हो जाता है और पूरी सर्विस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उनको इमीडिएटली रिप्लेस करना पड़ता है. ठीक है, तो वो लोग चाहते हैं कि यार हमारा प्रोविजन जो है ना वो अप्रोप्रिएट रहे, हमारे हिसाब से हमें थोड़ा फायदा मिले इस चीज में. इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम तो आपके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में. तो ये फायदा देने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है सर, आपको हम ये ऑप्शन देते हैं कि आप चाहें तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं. बधाई हो, ऑफर मिला कि आपके पास ऑप्शन है. आप चाहें तो चूज कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करें. ये ऑप्शन सबके पास नहीं है, सिर्फ पावर यूनिट्स के पास है. सोचो किसी के भी और पास नहीं है. यहां तक कि टेलीकॉम जैसा बड़ा इंडस्ट्री के पास नहीं है, पावर यूनिट के पास है. टेलीकॉम को शायद देने की बात तो चल रही थी, पता नहीं एक सेक्शन आने वाला था, नॉट श्योर कि अभी आया कि नहीं आया. पर पावर यूनिट्स के केस में ये प्रॉपर स्ट्रेट, मतलब आज से नहीं, आज से 10-20 साल पहले से, मतलब जब मैं बच्चा था तब से ये प्रोविजन है, समझ लो. तो देखो ऑप्शन कैसे दिया गया. तो सर एसेट्स की वैल्यू जीरो होगी ही नहीं. हाँ, WDV में एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होती, स्ट्रेट लाइन में हो जाती है. बताऊं कैसे? देखो एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूं तुम्हें मैं. 25% वाला मान लो 25% डिप्रिसिएशन है. द इंटेंजिबल एसेट है, उसकी वैल्यू है मान लो 1 लाख रुपए. पहले साल हमने 25% डिप्रिसिएशन लगाया स्ट्रेट लाइन मेथड से, 25,000. कितनी वैल्यू बची? 75,000. अब अगले साल हम ये WDV मेथड नहीं फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बेसिस दिखा रहा हूं तुम्हें. स्ट्रेट लाइन में अगले साल 75,000 का 25% नहीं निकालेंगे, उसी 1 लाख का 25% जो निकाला हुआ था 25,000 वही निकाल लेंगे. ये 2 साल बीत गए, तीसरा साल 50,000 का बैलेंस है, फिर 25,000 घटेगा, 25,000 बचेगा. फिर चौथा साल फिर 25,000 घट गया, एसेट की वैल्यू जीरो हो गई. स्ट्रेट लाइन बेसिस में एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है, पर WDV के केस में नहीं होती. कैसे? ये देखिए, 1 लाख रुपए माइनस 25%, 25,000 बचा कितना? 75K. के समझते हो ना, थाउजेंड्स.
अगला जो निकालोगे डेप्रिसिएशन, तो 75,000 का आपको 25% निकालना पड़ेगा। 75,000 का आधा करो, कितना हुआ? 70 का आधा 35, 5 का आधा 2.5, 37,500। 37,500 का आधा करो, क्या हुआ? लगभग 30 का आधा 15, 7 का आधा 3.5, तो 18.5 हो गया। और 18.5 18,750 मेरे ख्याल से आएगा। हाँ सॉरी 18,750। तो यहाँ पे अब सिर्फ 18,750 घटेगा, तो ये वैल्यू जो 75 की 50 हो जानी चाहिए थी स्ट्रेट लाइन मेथड से, ये कितनी होगी? कुछ कम ही होगी, 56 ही होगी, 56,250 इतनी ही कम हुई बस। 6,000 ज़्यादा है ना। ये हर बार ज़्यादा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये छोटा छोटा पार्ट ना हमेशा बचता जाएगा। कभी भी वैल्यू जीरो होगी नहीं डब्ल्यूडीबी में, अगर आप एक्यूरेटली मैथमेटिकली बात करो तो। हम लोग की क्लाइंट्स के बैलेंस शीट में जब हम डब्ल्यूडीबी मेथड फॉलो करते हैं ना, तो जो वैल्यू 2-5 रुपए की, 10 रुपए की या 100 रुपए की हो जाती है, तो उसको पूरा का पूरा उस साल पीएल में क्लेम करके एसेट रिटर्न ऑफ कर देते हैं कि स्क्रैप में मेरा एसेट खराब हो गया। नहीं तो वो 100 रुपए भी चलता रहेगा, 100 रुपए का 25 रुपया घटेगा, अगले साल 75 बनेगा, फिर यही 18,750 करके ऐसे ही हम भी फंस जाएंगे। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है डब्ल्यूडीबी। मैं कहूं तो मुझे पसंद नहीं है यार, स्ट्रेट लाइन सही रहता है। आपको पता है कि भाई 10 साल में एसेट खत्म होने वाला है, तो 10 साल में मेरे को नया एसेट लेना होगा, इतने पैसे चाहिए, तो उतने उतने का पीएल से आप खर्चे से निकालते रहो और पैसा एक अलग जगह रखते रहो, और जब 10 साल कंप्लीट हो जाए तो एसेट को सीधे रिप्लेस कर दो। तुम्हारी एफिशिएंसी खराब ही ना हो। भाई 10 साल की लाइफ थी, एसेट चल रहा है नहीं चल रहा है उससे मतलब नहीं है, हमने तुरंत नई मशीन ले लेनी है भाई, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि कल को मशीन जब थोड़ी पुरानी हो जाए, खराब होने लगे जब, तो प्रोडक्शन क्वालिटी खराब हो जाए, उस पर असर पड़े। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि भाई हमारा तो फिक्स है, इतने टाइम में हमें रिप्लेस ही करना है, तो स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करो ना यार। डब्ल्यूडीबी का तो कोई सेंस ही नहीं बनता मेरे हिसाब से पूछो तो, क्योंकि आप अगर कॉन्सेप्ट वाइज भी सोचो कि डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कि एसेट कितना खराब हो रहा है। अब कोई भी एसेट जब नया नया आता है ना, जैसे मैंने अभी नई नई गाड़ी ली ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है, सर्विस उसमें पैसे नहीं लग रहे हैं, वो फ्री में सर्विस कर, बोले भैया अभी तो चकाचक है, कुछ खराब ही नहीं हुआ। यानी कि पहले ये 2-3-4 सालों में तो भाई मेरा एसेट कम डिप्रिशिएट होगा, देखा जाए तो रियल लाइफ में उसकी वैल्यू कम डिप्रिशिएट हो रही है। जैसे ही आगे वाले साल आएंगे ना, जब 5 साल हो जाएंगे गाड़ी को, फिर वो भाई बहुत परेशान करेगी। अगले 2 साल में अगर उसको चलाता हूं तो फिर मेंटेनेंस में बहुत खर्चा लगेगा। लेकिन डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम होगा बुक्स में? पहले साल में सबसे ज्यादा और आखिरी के सालों में सबसे कम कम। डज इट मेक एनी सेंस? इसलिए स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए बहुत लड़ाई होती है। सब लोग चाहते हैं कि यार मेरे को स्ट्रेट लाइन दे दो, कॉम्प्लिकेट मत करो। एक तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि भाई मैं चीजों को सिंपल करना चाहता हूं, ब्लॉक मेथड लगाया मैंने, लेकिन वो चीजों को और कॉम्प्लिकेट ही कर जाता है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, क्या करेंगे? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड देता सबको तो कितना सिंपल रहता, नहीं देता है, क्या करें अब? पावर यूनिट्स को देता है, तो पावर यूनिट्स को बोलता है कि यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। कोई भी अपने पसंद का मेथड सेलेक्ट कर लो। पहला मेथड, स्ट्रेट लाइन बेसिस। डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन बेसिस इन द केस ऑफ tangible assets, which means straight line basis is not for intangible assets। इसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। जो कह नहीं रहा है उसकी बातों को समझ जाओ, बस ये तुम ट्रिक समझ जाओगे ना बेटा, फिर तुम लोग सिंगल नहीं रहोगे। नॉट फॉर इंटैंजिबल्स, इंटैंजिबल एसेट लिख देते हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल लगेगा। यही तो कला है बेटा, एम्पैथी नहीं है आज की दुनिया में। दूसरे के मन की बातें लोग समझ नहीं पाते, फिर वो कहते हैं कि क्या हो गया, ब्रेकअप क्यों हो गया, बात क्यों नहीं कर रही मेरे से। नॉट फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, अरे मैंने फिर इंटेंजिबल्स लिख दिया यार, सॉरी। नॉट फॉर इंटेंजिबल एसेट्स एट द परसेंटेज स्पेसिफाइड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल एसेट। तो ये जो परसेंटेज स्पेसिफाइड है ना, ये स्ट्रेट लाइन का पूरा अलग से एक चार्ट आता है जिसमें सेपरेट परसेंटेजेस लिखे रहते हैं, ठीक है। तो उसी टेबल से जो रेट आएंगे वही अपने को लेने, अपने से दिमाग मेरे को एकदम नहीं लगाना है। तुम जब भी कोई लॉ का पेपर दे रहे हो तो भाई ये ध्यान रखो कि तुम्हें तेज नहीं बनना, अपना दिमाग नहीं लगाना। जितना डेटा दिया है, जो फैक्ट्स आपको पता है, आपको सिर्फ फैक्ट्स पे अपना रीजनिंग लगाना है, फैक्ट्स गेस नहीं करने। तो रेट्स आपको कभी भी ऐसा नहीं कि प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया तो तुमने 15% अपने मन से लगा दिया। वो बोल रहा है लगाओ 15% तो सही है, उसकी बात सुनना।
पावर जनरेशन यूनिट्स के केस में अगर स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉलो हो रहा है तो हम स्पेसिफाइड परसेंटेजेस ही लगाएंगे। ऑल्टरनेटिवली बोला है ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम चाहो तो नॉर्मल जैसे डेप्रिसिएशन होता है ना, रिटन डाउन वैल्यू मेथड लाइक एनी अदर एसएससी, उसको फॉलो कर लो। उसमें जो प्रोविजन सबके लिए वही प्रोविजन तुम्हारे लिए भी रहेंगे। लेकिन एक बात समझ लो भाई, ये बार बार ना कि भैया ये अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, ये सब नहीं करने देंगे हम तुम्हें। एक बार अच्छे से सोच लो, समझ लो, अपने सीए से बात कर लो और डिसाइड करके मेरे को बताओ कब तक, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। फॉर एग्जाम्पल ये साल में जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 बीता है उसका रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट फॉर द ऑडिट केसेस इज 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर से पहले पहले अगर वो अपना रिटर्न में जब फाइल करेगा बेसिकली, तो रिटर्न फाइल करते समय एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि मैं पावर यूनिट हूं और मैं WDV सेलेक्ट करना चाहता हूं या फिर मैं स्ट्रेट लाइन बेसिस सेलेक्ट करना चाहता हूं। तो रिटर्न में वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा आपको। नाउ वंस द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड, it shall be final and shall apply to all the subsequent years। एक बार कर लिया एक्सरसाइज तो वो फाइनल हो जाएगा, बार बार चेंज नहीं करने देंगे। 30 सितंबर कह रहा है दीपक। दीपक इस साल क्या हुआ था, इसलिए मैं कहता हूँ ये डेट्स ना बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। कई बार लोग कहते हैं यार आप तो सीए आपको डेट पता होनी चाहिए। मैं कहूँ भाई कौन कौन सी डेट याद रखूं। हर साल, इस साल के लिए डेट क्या थी कि आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स अपनी 30 सितंबर तक अपलोड कर दीजिए। आईटीआर फाइल करने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 31 अक्टूबर तक का टाइम है आपके पास। तो 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट करते हैं अगर लोग, तो साथ साथ जब ऑडिट रिपोर्ट हो ही गई है तो लोग आईटीआर भी फाइल कर ही देते हैं कि भाई काम है, खत्म हो, क्यों रोक के रखे। लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा काम है, बल्क काम है भाई, बहुत प्रेशर है, जैसे हमारे ऑफिस में इस बार हुआ था, बहुत प्रेशर हो गया था लास्ट मोमेंट पे, कई लोग बहुत लेट से आए थे। तो हमने क्या करा था कि सारे ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ फाइनल करे, उसको फीड करा, उसको अपलोड करा। चूंकि इतनी भीड़ थी तो उस समय ये पॉसिबल नहीं था कि हम आईटीआर पे भी टाइम लगाएं। बहुत टाइम सेव हुआ और हम लोग सही समय पे सारे लोगों की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने में सक्सेसफुल रहे। तो अब 31 अक्टूबर सबका बारी बारी आईटीआर जा रहा है भाई, टैक्स का पैसा मंगाना है, उनको कंप्यूटेशन भेजना है, फिर वो क्लाइंट बहस करता है, अरे नहीं नहीं भाई टैक्स बहुत ज़्यादा है, कम करो, फिर हमें कम करना पड़ता है। ये सब चीज़ें बहुत डिस्कशन के बाद तब जाके, और बाय द वे अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को दिखाना नहीं है, ये प्राइवेट है, खाली हमारे आपके बीच की बात है, बताना नहीं कि ये सीए साहब ऐसा करते हैं, टैक्स कम कर देते हैं। खैर जस्ट किडिंग। तो ये सब करने के बाद 31 अक्टूबर तक रिटर्न जा रहा है। तो अगर आप रिटर्न भर रहे हैं, मतलब आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तुमने जो मन में मेथड आया वो सेलेक्ट कर लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडिट हो गया, वो सब अप्रूव हो गया। जब आईटीआर भरने आ रहे हो उससे पहले आईटीआर में आपको वो बेसिकली, उससे पहले क्या, आईटीआर भरते टाइम ही एक ऑप्शन देता है, एक बटन देता है, उस पर चेकलिस्ट टाइप की, उस पर चेक करना होता है कि हाँ भाई हम पावर यूनिट है, और फिर सेकंड चेकलिस्ट देगा कि आप एसएलएम ले रहे हैं डब्ल्यूडीवी, तो आप बोलेंगे हाँ मैं डब्ल्यूडीवी ले रहा हूँ, या फिर आप एसएलएम ले रहे हो, जो भी ड्रॉप डाउन में से आप सेलेक्ट कर लो। तो ये करने के बाद एक बार आपने कर दिया, एक बार सबमिट कर दिया इस साल के लिए, तो आगे हर साल के लिए जब तक आपकी कंपनी है उसको वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा, वो चेंज नहीं कर सकती। क्लियर? यस? ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं भाई। स्ट्रेट लाइन मेथड जैसे नॉर्मली हम लोगों ने कभी बचपन में 11th क्लास में या 12th क्लास में अकाउंट्स में पढ़ा होगा, वैसा नहीं लगता इनकम टैक्स में। ऑफ कोर्स इनकम टैक्स है, कुछ तो कॉम्प्लिकेट करेगा ही। तो ये कहता है कि देखो, अगर तुम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको दो नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। पहला कॉन्सेप्ट टर्मिनल डेप्रिसिएशन, दूसरा कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग चार्ज। ये दो नए कॉन्सेप्ट्स कब अप्लाई होंगे, मैं बड़ा बड़ा करके वो मजबूत सा लिखना चाहता हूं, ये लोग ग्रीन पेन से लिखते हैं। ओनली इन केस ऑफ एसएलएम मेथड। किसी और एंटिटी पे ये कॉन्सेप्ट पहली बात तो अप्लाई नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ पावर यूनिट पे अप्लाई होते हैं, क्योंकि एसएलएम कौन ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ पावर यूनिट।
वो भी वही पावर यूनिट जिसने एसएलएम लिया हो उसको ही ये कॉन्सेप्ट का सामना करना पड़ेगा। जो डब्ल्यूडीवी सेलेक्ट कर रहा है उसके जीवन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, डन। यस, ओके। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैं बड़ा बेसिक तरीके से स्टार्ट करूंगा, फिर इसकी बारीकियों को समझेंगे। देखो पहली बात, डेप्रीशिएबल एसेट होना चाहिए। ठीक है, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनका डेप्रीशिएशन नहीं मिलता है, उनकी बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन नहीं रखना, सिर्फ जो नॉर्मल डेप्रीशिएबल एसेट्स हैं किसके, पावर जनरेटिंग यूनिट्स के, वो जब भी सोल्ड हो रहे हैं मतलब बेच दिया, डिस्कार्डेड मतलब वो खराब हो गया और उसकी अब जरूरत भी नहीं है, जहां पड़ा है वहीं पड़े रहने दो, हम क्यों खर्चा करें उसको हटाने के लिए। डिस्कार्डेड, हमने डिस्कार्ड कर दिया, आई डोंट नीड इट एनी मोर। डेमोलिश्ड, आपको उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है, वो ऐसी जगह पे है कि उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपने डिमोलिश कर दिया अपने एसेट को, या डिस्ट्रॉय कर दिया, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग, डिमोलिश्ड और डिस्ट्रॉयड। डिमोलिश्ड वर्ड बिल्डिंग्स के लिए यूज किया जाता है, डिस्ट्रॉयड वर्ड नॉर्मल और किसी बड़े एसेट के लिए, प्लांट एंड मशीनरी है, कोई ट्रांसफॉर्मर है, इस तरह की चीजें हैं मान लो। ठीक है, तो आपने जब भी सेल किया या डिस्कार्ड किया, डिमोलिश किया, डिस्ट्रॉय किया, हो सकता है आपको कुछ पैसे मिले हों, अच्छी बात है। तो जब आपको पैसे मिले हैं तो सेल्स की तरह ऊपर उसको लिख लो पहले, उसमें से जो आपका डब्ल्यूडीवी है वो घटा दो। डब्ल्यूडीवी कौन सा, प्रीवियस ईयर की स्टार्टिंग वाला। लेट मी हाईलाइट दिस, पहले आपको सेल कंसिडरेशन निकालना है। अगर आपने पैसा मतलब कुछ कमाया है उससे, ऐसे जो स्क्रैप भी सेल होता है उससे पैसे मिलते हैं, तो जो भी आपने कमाया है वो सेल कंसिडरेशन हो गई आपकी। जब आप उसको बुक्स में स्ट्रेट लाइन मेथड पे डिप्रिशिएट कर रहे थे तो साल की स्टार्टिंग में आपकी जो डब्ल्यूडीवी थी, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट ऑन द फर्स्ट डे of the previous year in which the asset is sold, जिस साल आपने एसेट को बेचा उसके पहले तारीख को जो डब्ल्यूडीवी थी, यानी कि हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लें, अगर बिल्कुल, लेट मी इंसर्ट अनदर पेज हियर, मैं इसको थोड़ा को ऐसे बता दूं। ठीक है, तो सपोज करो कि तुमने दिस इज फाइनेंशियल ईयर 2021-22, ठीक है, तुमने क्या करा कि फेब 22 में एसेट को सेल कर दिया। ठीक है, तो आपको कुछ पैसे मिले होंगे, सेल्स कंसिडरेशन। ठीक है, ठीक है भैया, सेल्स के तो पैसे मिले, अच्छी बात है, नीचे ही लिख लेते हैं, यहां बगल में जगह कम है। सेल्स के पैसे मिले, अच्छी बात है, मान लो 1 लाख रुपए मिल गए। 1 लाख क्या मैं बोलूं, यहाँ पे 1000 भी लिखना काफी होगा क्योंकि पावर यूनिट्स के केस में फिगर्स इन करोड़ होता है। लिख दूं यहाँ पे, फीलिंग आनी चाहिए, 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं, फिगर इन करोड़। 1 अप्रैल 2021 को आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी उसको मान लिया जाएगा आपकी कॉस्ट। अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा आपको कि डब्ल्यूडीवी को कॉस्ट क्यों मान रहा है। तो सेल माइनस कॉस्ट, सपोज करो कि 300 डब्ल्यूडीवी थी, सेल्स माइनस कॉस्ट किया आपने, आपको 700 ज्यादा मिल गए। ठीक है, 700 ज्यादा मिल गए। गवर्नमेंट क्या कहती है ना कि यार 300 एसेट की वैल्यू आ रही है स्ट्रेट लाइन मेथड से, तुम्हें 1000 रुपए क्यों मिल गए यार, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वैल्यू एसेट की 1000 ही थी। मैं यहां साइड में लिख ले रहा हूं काल्पनिक, ऐसा तो नहीं कि वैल्यू एसेट की 1000 ही थी, पर तुम इतने नालायक हो कि तुमने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके बेचारे को 300 बना दिया।
ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि द डिफरेंस ऑफ 700 रुपीज, ये मस्त कलर लग रहा है, इससे लिखें क्या, इससे ये ट्राई करते हैं, रुको, लावा, इन दोनों का जो डिफरेंस है विच इज 700 रुपीज, गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब आपने ना ये एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, इसलिए आज मार्केट रेट पे जब ये एसेट बिक रहा है तो आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, आपने अपने बुक्स में कम वैल्यू दिखाई, आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। अगर आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करी है तो हमें मजबूरन इसको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा, करेक्ट। भाई आपने एक्स्ट्रा खर्चा क्लेम किया ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नुकसान कर दिया आपने, तो अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। जब हम डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं दोस्त, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, खर्चा होता है, खर्चा, इट्स एन एक्सपेंस। जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो जो चीज आएगी निकल के, ये ट्राई करेंगे आप, पिंक वाला ट्राई करते हैं, जो चीज निकल के आएगी दैट विल बी एन इनकम, करेक्ट। हिंदी में लिखें तो आय, इज दैट क्लियर, करेक्ट ना। डेप्रिसिएशन खर्चा है, हमने एक्स्ट्रा खर्चा क्लेम कर लिया, अभी इनकम टैक्स बोला नहीं नहीं रिवर्स करो, तुमने एक्स्ट्रा क्लेम करा है। जब हम रिवर्स करेंगे तो अपनी इनकम होएगी ना, एक्सपेंस को रिवर्स करोगे तो इनकम ही तो बनेगी, करेक्ट। ये तो समझ में आ रहा है ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकम बनेगी। पिंक बहुत हल्का लग रहा है, रुको चेंज करना दूसरा कलर, रेनबो ट्राई करते हैं, बहुत सुंदर। ये जो इनकम है इसका नाम गवर्नमेंट ने रखा बैलेंसिंग चार्ज, बैलेंसिंग चार्ज, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई साहब आपने एसेट 1000 का कैसे बेच दिया, मुझे भी तो बताओ। तो वो कहता है यार बिक गया 1000 का, उसमें क्या है, पैसे मिल गए मार्केट में। गवर्नमेंट कहती है अगर आपको 1000 का मिल रहा है मार्केट में, इसका मतलब 1000 रुपए मिल रहा है इस एसेट का अगर मार्केट में आपको, इसका मतलब इस एसेट की वैल्यू 1000 ही है। आपने अपने बुक्स में 300 दिखा रखा है, विच इज रॉन्ग। इसका मतलब कि आपने हमसे एक्सेस डेप्रिसिएशन का क्लेम ले लिया। तो गवर्नमेंट कहती है कि अब तो तुम्हें इसको रिवर्स करना पड़ेगा, जब रिवर्स करोगे तो वो इनकम बन जाएगी, विच इज कॉल्ड बैलेंसिंग चार्ज, ठीक है। बैलेंसिंग चार्ज मतलब जो भी आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन क्लेम करी है पुराने सालों में, अब उसको रिवर्स करिए, उसको हम टैक्सेबल इनकम बना देंगे, उस पर टैक्स कलेक्ट करेंगे। अब आओ आगे, इसी का एक सेकेंड पार्ट है, एक मेरे को शीट और ऐड करनी पड़ेगी, न्यू स्लाइड। सेम फाइनेंशियल ईयर का एग्जांपल लेते हैं अपन, फाइनेंशियल ईयर 2021-22। ऑफ कोर्स फिगर्स इन करोड्स, अपन छोटी बात करते नहीं। अब अपन ने क्या करा है, एसेट को सेल करा है ना, ये क्या लिखा था मैंने, हाँ फेब 22 में, चलो यही फेब 22 में हम एसेट को सेल कर रहे हैं, एसेट सोल्ड। तो कुछ आपको सेल कंसिडरेशन मिली होगी, सपोज करो आपको 1000 रुपए मिले। अब क्या हुआ, 1000 करोड़ बाय द वे। अब आप देखोगे कि पिछले साल की, मतलब इस साल की ओपनिंग क्या थी, पिछले साल की क्लोजिंग क्या थी, हमने पिछले साल तक कितना मतलब डेप्रिशिएट करके उसको किस वैल्यू पे रख रहे हैं हम। ये जो आपकी WDV आएगी 1 अप्रैल 2022 को, इसको गवर्नमेंट बोलेगी कि आपकी कॉस्ट है, सपोज करो ये 1500 आ रही है, WDV आ रही 1500, मार्केट में बेचने जा रहे हो तो सिर्फ 1000 मिल रहा है, बहुत नाइंसाफी है। गवर्नमेंट फिर से आ जाती है पूछने कि क्यों भाई साहब ये 1000 में क्यों बिका आपका, ये 1000 रुपए में क्यों बिका, वाई। अगर ये 1000 में बिक रहा है तो इसका मतलब इसकी मार्केट वैल्यू 1000 है। मगर आप तो इतने भोले हैं
कि आप अपनी बुक्स में उसको क्या दिखा रहे थे, 1500 दिखा रहे थे। ओ हो, 1000 की चीज को अगर तुम 1500 दिखा रहे हो, इसका मतलब तुमने 500 रुपए क्या करे हैं, ज्यादा दिखाए हैं। ज्यादा दिखाने का मतलब क्या हुआ कि आपने डेप्रिसिएशन कम क्लेम किया है, लेस डेप्रिसिएशन क्लेम्ड। गवर्नमेंट का कहना है जितने में बिक रहा है उतना आपकी बुक्स में दिखना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा है तो आपकी बुक्स गलत है। लेस डेप्रिसिएशन क्लेम करा आपने। अगर लेस डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो इस गलती को सुधारने का क्या उपाय है, मोर डेप्रिसिएशन। जितनी कमी है भाई पूरी कर लो। तुम तो सीधे शरीफ आदमी हो, तुम हमें ज्यादा टैक्स दे रहे थे, तुमने डेप्रिसिएशन का क्लेम ही नहीं करा अच्छे से, तो ये लो और डेप्रिसिएशन ले लो। इस मोर डेप्रिसिएशन को हम बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। टर्मिनल का मतलब होता है कि अब समाप्त हो गया, अब ये आखिरी डेप्रिसिएशन है, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। Of course, depreciation is an expense. You are getting more of an expense. It means it is an allowable expenditure. अपने को इसका क्लेम मिल जाएगा। जैसे बैलेंसिंग चार्ज पे टैक्स लगता था, वैसे ही ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन पे अपने को अलाउेबल एक्सपेंडिचर है, इसका क्लेम मिल जाएगा, मजे लेंगे अपन। ठीक है, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज का। Yes, everybody is comfortable with the concept now. पानी खत्म हो गया है मेरा, 1 सेकेंड। एक बार शांति से सोच लो, कोई सवाल हो तो पूछ लो, उसके बाद अपन और डिटेल्स में जाएंगे। अगेन प्लीज। अच्छा रुको, अभी समराइज करता हूं। KG1 बच्चों लग रहा है नोट्स। हाँ, KG1 के बच्चों ऐसा लग रहा है रंग बिरंगा। अच्छा है ना, होना चाहिए रंग बिरंगा। हम जब बच्चे होते हैं तो हम इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करते, दुनिया क्या सोचेगी। हमें जो अच्छा लग रहा है। तो सब चीज़ें कितनी कलरफुल होती हैं, कितने खुश रहते हैं हम लोग जब दुनिया की चिंता नहीं करते हैं। तो वाई शुड यू लेट दैट किड डाई। अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखो भाई। आ जाओ। किसी भी पावर यूनिट ने, मैं समराइज कर रहा हूं अब, किसी भी पावर यूनिट ने जो कि SLM ऑप्शन यूज कर रही है, अपना एसेट सोल्ड किया। मैं डिस्कार्डेड डिमोलिश्ड का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं, उसमें ना यार क्या होता है कि पैसे नहीं मिलते हैं। तो अपन जब पैसे नहीं मिलेंगे तो ये सेल वाला एग्जांपल नहीं आ पाएगा, जीरो हो जाएगी सेल वैल्यू। तो हमेशा एक ही चीज़ आएगी, हमेशा लॉस ही आएगा। मतलब हमेशा लगेगा कि भाई एसेट की वैल्यू तो कुछ थी ही नहीं और आपने तो 1000 रुपये दिखा रखा था, मतलब आपने ज़्यादा दिखा रखी है एसेट की वैल्यू, आपने डेप्रिसिएशन कम क्लेम करी है, तो हर बार टर्मिनल डेप्रिसिएशन आएगा उसमें। तो मैं बैलेंसिंग चार्ज आपको उससे नहीं समझा सकता, इसलिए मैं एसेट सोल्ड का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ सिर्फ। क्लियर है? एसेट सेल किया, पावर यूनिट ने अपना एसेट सेल किया। तो भाई साहब दो बातें हो सकती हैं, दो बातें हो सकती हैं भाई साहब। या तो जो हमारी सेल वैल्यू है ये हमारी ओपनिंग WDV से ज्यादा है, या तो जो हमारी सेल वैल्यू है ये हमारी ओपनिंग WDV से कम है। दो ही बातें हो सकती हैं। हमने ज्यादा में बेच दिया, हमने कम में बेच दिया। जब हमने ज्यादा में बेचा तो क्या हमें प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ हमें, यस। और अगर हमने कम में बेच दिया तो क्या हमें लॉस हुआ? करेक्ट। अब सीधी सीधी बात तो यह है कि प्रॉफिट हुआ तो उस पर टैक्स लगना चाहिए, लॉस हुआ तो उसकी छूट मिलनी चाहिए। करेक्ट। सेंस तो इसी बात का बनता है। गवर्नमेंट वही बात कहने के लिए ऐसे हाथ घुमा के कान पकड़ती है, उल्टी बात करती है।
गवर्नमेंट कहती है अरे ये प्रॉफिट थोड़ी है आपका भाई साहब, आपने ज़्यादा में बेचा है, इसका मतलब आपने बुक्स में वैल्यू कम दिखाई हुई है, और बुक्स में वैल्यू कम दिखाई है मतलब डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज किया होगा, तो उसको रिवर्स करो तो वो क्या आएगा, बैलेंसिंग चार्ज आएगा, बैलेंसिंग चार्ज आएगा। और उस पे हम क्या करेंगे, टैक्स लगा देंगे। ठीक है जी, प्रॉफिट के केस में टैक्स लगना चाहिए, तो प्रॉफिट के बाद सीधे टैक्स का एरो ना बना के बीच में गवर्नमेंट ने बैलेंसिंग चार्ज का फालतू कॉन्सेप्ट घुसा दिया। उन्होंने कहा आपने डेप्रिसिएशन कम लगाई है, हम उसको रिवर्स करेंगे एटसेट्रा, सॉरी ज़्यादा लगाई है और रिवर्स करेंगे और उस पर टैक्स लगेगा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहानेबाजी है सब। लॉस के केस में क्या हुआ, आपने सेल वैल्यू जो है आपकी, आपने जितने में बेचा आपकी बुक्स की वैल्यू ज़्यादा थी और जो बेचने पे आपको पैसे मिले वो कम थे, मतलब आपने सही वैल्यू बुक्स में नहीं दिखाई थी, आपने ज़्यादा वैल्यू दिखा दी थी। ज़्यादा वैल्यू कैसे आ गई, आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा, सॉरी ज़्यादा वैल्यू कैसे आ गई, आपने कम डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा, और कम डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो जो कमी रह गई, जो डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर पाए, उसको हम टर्मिनल डेप्रिसिएशन के रूप में आपको अलाउ कर देंगे। टर्मिनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब लॉस होता है सेल पे, और इस केस में हम इसको अलाउ कर देंगे। इट इज एन अलाउएबल एक्सपेंस, उतने अमाउंट से आपका टैक्स कम हो जाएगा, उतने अमाउंट से आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, और ऑफ कोर्स टैक्सेबल इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम होगा। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दूं, अलाउएबल एक्सपेंस अगर बोल रहे हैं तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे लिख दें, इसको टैक्सेबल इनकम माना जाएगा। बैलेंसिंग चार्ज जो है टैक्सेबल इनकम बन जाएगी, टर्मिनल डेप्रिसिएशन अलाउएबल एक्सपेंस बन जाएगा। अब अगर तुमको ये बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो छोड़ दो। अगर तुम्हें ये कहानी नहीं याद हो रही है गवर्नमेंट की तो छोड़ दो, सिंपल कॉन्सेप्ट लगा लो। अपने को क्या, अपने को पानी निकालने से मतलब है, मतलब नंबर आने से मतलब है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या, प्रॉफिट हुआ इसका मतलब हम उसको बैलेंसिंग चार्ज बोल रहे हैं, और प्रॉफिट टैक्सेबल इनकम होता है, सिंपल। अगर लॉस हुआ तो लॉस का हम नाम रख रहे हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और चूंकि लॉस है तो इट्स एन अलाउएबल एक्सपेंस, काम खत्म। और कुछ कॉम्प्लिकेटेड रखना ही नहीं है दिमाग में, चलेगा। ट्रिक बता दो सर यही तो ट्रिक है दिमाग ना लगाने की। अगर दिमाग नहीं लग रहा, कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर बचा रहे हो। चलो अब टर्मिनल डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बारीक बातें समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो अपना सबका क्लियर हो गया है कि क्या होता है। वो लंबी चौड़ी बातें कर रहा है। इफ अमाउंट कैलकुलेटेड अंडर स्टेप 2 यानी कि सेल्स इज लेस देन द अमाउंट ऑफ स्टेप 1 यानी कि WDV, वो भी ऐसी वैसी नहीं, ओपनिंग WDV। सेल्स अगर ओपनिंग WDV से कम है तो जो डेफिशिएंसी है इट इज डिडक्टेबल एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कौन सी बातों का, कि जिस साल में, जिस प्रीवियस ईयर में एसेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज, उसी साल में आपने सेल कर दिया, उसी साल में आपने एसेट खरीदते ही सेल कर दिया। अगर आपने खरीदते ही सेल कर दिया है तब तो हम आपको टर्मिनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, हम उसको कैपिटल लॉस मानेंगे। कैपिटल लॉस होने से क्या हो जाएगा पता है, अब ये PGBP के हेड से निकल जाएगा। नाउ इट इज now it is no more PGBP, now it has become कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन में कोई मुरव्वत नहीं होती, सीधा फ्लैट टैक्स का रेट लगता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हम तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मेथड का जो बेनिफिट है वो इसलिए दे रहे थे कि आप हैवी मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हो, हमारे देश की पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, पर आपने क्या किया देखो, दिल तोड़ दिया हमारा, धोखा कर दिया हमारे साथ। पहले ही साल मशीन पुट टू यूज करी और तुरंत ही बेच दिया। आपके बेचने से क्या हो गया, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई। आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई मतलब हमारे देश की इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी कम हो गई, बिजली महंगी हो जाएगी। भाई साहब कैसे चलेगा, लोग आईफोन चार्ज कैसे करेंगे।
तो तब जाके गवर्नमेंट ने कहा कि देखो अगर पहले साल ही बेच दोगे तो तुम्हें ये सब बेनिफिट हम नहीं देंगे पीजीबीपी में टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने वाला, तब हम आपको कैपिटल गेन में ले जाएंगे और जो भी कैपिटल गेन कैपिटल लॉस लगता है वो हम आपको उसमें सेटअप कराएंगे। अब आ जाओ, ये पॉइंट समझ में आ गया? सबको क्लियर है ये पॉइंट? इसको टिक कर सकते हैं कि हो गया ये। आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे। टर्मिनल डेप्रिसिएशन अलाउंस कैन नॉट बी क्लेम्ड इफ द एसेट इज नॉट यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी एट लीस्ट फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द सेल टेक्स प्लेस। ये बड़ी ही कठिन कंडीशन है। गवर्नमेंट कह रही है कि जिस साल में आप सेल्स कर रहे हो उस साल में उस एसेट को यूज करना जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। वो तो होगा ही होगा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने डाल दिया अपने मन से कि थोड़ा और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि भाई ऐसा ना कि आप एसेट को पर्सनल में यूज कर रहे हो। हालांकि पावर जनरेटिंग जो यूनिट्स होती हैं उनके एसेट्स ऐसे होते ही नहीं है कि पर्सनल यूज हो सके, पर फिर भी मान लो तो आपने एसेट को यूज करा है उस साल, तभी आपको टर्मिनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आपने यूज नहीं करा है, इसको रेड कलर से हाईलाइट करते हैं, अगर आपने यूज नहीं करा है तो आप ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। और वो भी क्या बोल रहा है? सम टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एटलीस्ट फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वो कह रहा है भैया मैं बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा हूं आपके साथ, कम से कम कुछ टाइम तो यूज कर लो। क्योंकि क्या हुआ ना कि पहले ये सम टाइम वर्ड नहीं लिखा हुआ था, पहले नॉर्मल प्रोविजन था। तो वो जो पावर जनरेशन कंपनीज थी उन्होंने कहा कि सर क्या होता है कि मान लो कि कोई एसेट हमारा सितंबर में खराब हो गया, ठीक है, हम सोचते हैं कि उसको रिपेयर करा लें, तो कई बार रिपेयर के कॉन्ट्रैक्ट्स में समय लग जाता है क्योंकि हमारी बैकलॉग बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी सारे, भाई पूरे देश में टावर्स फैले हुए हैं तो टाइम लग रहा है, टीम यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रही है। तो सितंबर का खराब पड़ा हुआ था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, जब बहुत टाइम हो गया तो हमने सोचा यार इतने टाइम में तो जो वेस्ट हो रहा है उतने में हम इसको बेच के हम नया एसेट इंस्टॉल कर लें अगर, तो हमारी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो इफेक्ट नहीं होगी। तो हमने क्या किया, बेच दिया उसको। पर हमने सितंबर के बाद से यूज नहीं करा। ऑफ कोर्स सितंबर में खराब हुआ था, उसके बाद से यूज नहीं हुआ, पड़ा हुआ था ऐसे ही कोने में। अब सितंबर तक तो हमने यूज करा ना यार। तुम कह रहे हो कि यार तुमने इसी साल खरीदा इसी साल बेच दिया, या फिर मान लो जैसे पहले कंडीशन में है कि इसी साल खरीदा इसी साल बेच दिया, तो भी नहीं होगा। फिर आप कह रहे हो कि जिस साल तुम बेच रहे हो उस साल भी तुम्हारा यूज होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है भाई कि हमारा एसेट जो है वो पिछले साल तक तो हमने यूज करा, मार्च तक तो हमने यूज करा, अप्रैल मई में वो खराब पड़ा था तो हमने यूज नहीं किया, तो उस फाइनेंशियल ईयर में तो कोई यूज नहीं हुआ। लेकिन देखा जाए तो 2 महीने से तो यूज नहीं किया ना, यूज तो हम पहले से मार्च तक कर ही रहे थे। फाइनेंशियल ईयर चेंज होने की वजह से क्या हो गया कि जिस साल में हमने अप्रैल मई यूज करके, अगर मान लो अप्रैल मई छोड़ के हमने जून में बेचा एसेट को, तो मार्च तक हमने एसेट को यूज किया, अप्रैल में एसेट खराब पड़ा हुआ था, जून में हमको बेच दिया। तो गवर्नमेंट कह रही है यार जिस साल बेच रहे हो उस साल तो तुम यूज ही नहीं कर रहे हो, मतलब ये एसेट तो फालतू पड़ा हुआ था, ये पावर जनरेशन कर ही नहीं रहा था, इस पर हम टर्मिनल डेप्रिसिएशन नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं यार ऐसे मत करो, अगर हम सम टाइम भी यूज कर ले प्रीवियस ईयर में कम से कम तब तो दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1-2 दिन भी अगर तुम यूज कर लोगे एटलीस्ट फॉर सम टाइम, भैया हमने यूज करा है, एसेट यूज होता था, ऐसा फालतू एसेट नहीं था। तो आपने अगर पावर जनरेशन की बिजनेस के लिए एसेट को यूज करा है प्रीवियस ईयर में सेल की, तो ही आपको टर्मिनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस पे नॉट यूज्ड पे मैं करूं, यूज्ड हाईलाइटेड है, नॉट यूज्ड। टर्मिनल डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी क्लेम्ड इफ एसेट इज नॉट यूज। परचेज किया, यूज किया और सेल किया एक ही ईयर में, तो क्या होगा, अगर आपने सेम ही ईयर में परचेज और सेल कर दिया तो फिर वो कैपिटल गेन में चला जाएगा, पहला वाले पॉइंट में आ जाएगा। फर्स्ट ईयर का अगर सेल है तो फिर आपको और कुछ देखना ही नहीं है, तुमने यूज करा नहीं किया। मतलब यहाँ फर्स्ट पुट टू यूज का क्यों एग्जांपल दे रहा है, मैं ये भी आपको अलग अलग केसेस बता दूं कि सपोज करो कि आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोई एसेट परचेज करा था, सपोज करो फेब में खरीदा था, फेब और मार्च उसका पड़ा रह गया, इंस्टॉलेशन नहीं हो पाया, क्योंकि भाई ये सब चीज़ों में बड़ी टेक्निकल टीम आती है बाहर से, तब इंस्टॉलेशन होता है, और लैंड के एक्विजिशन में टाइम लगता है, बड़े एरिया में उसको करना है तो इंस्टॉल तो टाइम लगता है। 2021 में आपने परचेज तो कर लिया, लेकिन आपने पुट टू यूज करा
2021-22 में, 2021-22 में आपने पुट यूज करा और आपने 2021-22 में ही इसको यूज करते ही सेल कर दिया कि सर ये तो बड़ा घटिया एसेट है, हमने तो इसकी क्वालिटी ये सोची थी, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, तुरंत ही बेच दिया। जब तुरंत ही बेच दिया तो जिस साल में आपने फर्स्ट पुट टू यूज किया है उस साल में अगर सेल करा है तो वो चला जाएगा कैपिटल गेन कैपिटल लॉस वाले सेक्शन में, ठीक है, उस हेड में चला जाएगा। और अगर ये भी हो सकता है कि भाई 2021 की जगह आपने ये परचेज करा हो 2001 में, गवर्नमेंट करी, हमें उससे मतलब नहीं परचेज कब करा, अगर डिब्बे में पैक करके रखा हुआ था तो हम तो उसको एसेट मानते ही नहीं है, वो तो डिब्बा पड़ा हुआ है। जब तुमने पुट टू यूज करा उस साल में ही अगर सेल कर दिया, भाई गवर्नमेंट को देखो मतलब किस चीज से है, उसके एसेट खरीदने से मतलब थोड़ी है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी पावर जनरेट हो, पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़े। पावर जनरेशन कैपेसिटी कब बढ़ेगी? व्हेन द एसेट इज पुट टू यूज, ठीक है। तो पुट टू यूज से वो देखती है, पुट टू यूज के ईयर में आपने सेल कर दिया तो वो पहली कंडीशन में जाएगा, वो और कहीं नहीं जाएगा, उसके बारे में कुछ और सोचना ही नहीं है। फिर गवर्नमेंट कह रही है कि सेम ईयर में तो नहीं बेचना है, साथ ही साथ जिस भी ईयर में बेच रहे हो तुम, जो भी तुम्हारा ईयर ऑफ सेल है, उस साल में तुम्हें कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना है उस एसेट को। ऐसा नहीं कि कबाड़ा पड़ा हुआ था 4 महीने से, 4 साल से तुम्हारे पास और तुम अब बेच रहे हो। इससे क्या होता है? इससे कंपनीज को एक एनकरेजमेंट मिलता है कि जो एसेट जैसे ही खराब हो इमीडिएटली हम उसे सेल करके रिप्लेस करके नए एसेट से और अपनी कैपेसिटी मेंटेन रखें। ये बात समझ में आई? गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन सेकंड वाला क्यों डाला? गवर्नमेंट ने कहा ना कि अगर मान लो तुम कोई कूड़ा एसेट 5 साल से रखे हो अपने पास, इसका मतलब तुमने 5 साल से अपनी कैपेसिटी ब्लॉक की हुई है यार, एंड आई डोंट लाइक दिस। गवर्नमेंट कहती है आई वांट फुल पावर जनरेशन कैपेसिटी इन माय कंट्री। तो अगर आपने अपनी कैपेसिटी ब्लॉक कर रखी है, इट मींस आप देश का नुकसान कर रहे हो। आपको हम टर्मिनल डिप्रिसिएशन नहीं देंगे, देंगे ही नहीं, कुछ कैपिटल गेन कैपिटल लॉस नहीं, टर्मिनल डिप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा, भयंकर नुकसान। लेकिन अगर आपने जिस साल यूज करा उसी साल खराब हो, भाई पुट टू यूज का मतलब क्या है कि आप उसको यूज कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी में और फिर उसी साल खराब हो गया, तो जैसे ही खराब हुआ तुमने इमीडिएटली अगर उसी साल के अंदर उसको सेल कर दिया तो तुम्हें टर्मिनल डिप्रिसिएशन मिल जाएगी, बहुत बहुत बधाई हो। पर आपने एक भी दिन नहीं यूज किया उस साल, इसका मतलब कि पहले से खराब पड़ा था, आपने इस साल भी यूज नहीं करा और अब जाके कबाड़ी बेच रहे हो। अब समझ में आया पूरा गेम? सेकेंड पॉइंट को क्लियर लिख सकते हैं हम? हो गया सेकेंड पॉइंट सबका क्लियर? ये लोग इसी बात पे रेनबो से लिखेंगे, बहुत सुंदर, सबको समझ में आ गया। आ जाओ जी थर्ड पॉइंट, बैलेंसिंग चार्ज के बारे में कुछ चीजें समझ लो। दूसरी बात कर रहा है, इफ द अमाउंट कैलकुलेटेड अंडर स्टेप 2, यानी कि स्टेप 2 का मतलब बोले तो सेल प्राइस, और एक सेकंड यार गड़बड़ दिखा गया ये, सेल प्राइस is more than the amount of step 1 which was opening WDV. सेल ओपनिंग WDV से ज्यादा है मतलब क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है मतलब बैलेंसिंग चार्ज है, ठीक। So much of the surplus which is equal to the amount of depreciation already claimed is taxable as balancing charge under section 41(2) as business income. ये कोई खतरनाक बात नहीं कह रहा है, ये वही बात कह रहा है जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि भाई गवर्नमेंट कहती है आपने डिप्रिसिएशन जो है वो एक्सेस क्लेम कर लिया, अब उसको रिवर्स करो, उसको इनकम बना दो, बैलेंसिंग चार्ज बोल दो। द रिमेनिंग सरप्लस इफ एनी टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन सेक्शन 45 अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो ये देखो गवर्नमेंट कह रही है, इसको मैं अलग से चार्ट में बनाता हूं तब समझ में आएगा। रुको, न्यू स्लाइड, ठीक है। अपन कौन सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं? प्रॉफिट वाला, बैलेंसिंग चार्ज वाला। तो आपने सपोज करो सेल करा 500 करोड़ में, लेस ओपनिंग WDV जो थी भाई साहब वो आपकी थी 200 करोड़ की। इट मींस
300 करोड़ रुपए जो है वो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, जिसको हम यहां पे बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। अब सपोज करो कि ये जो एसेट था ये कितने का था, ओरिजिनल कॉस्ट। एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी ना, इसको खरीदा गया था लेट्स से 400 करोड़ में। ओरिजिनल कॉस्ट 400 करोड़ की थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करा कितने का, 200 करोड़ का हमने डेप्रिसिएशन क्लेम करा। तभी ना ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 200 आ रही है। हमने 200 करोड़ का डेप्रिसिएशन क्लेम करा, तो ये जो डब्ल्यूडीवी हमारी आ गई 200 करोड़ की आ गई। करेक्ट, ये वही वाली है जो हमने यहां पे वैल्यू लिखी है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई सबको? ओके, यहां तक मैंने जो एग्जांपल दिया इसमें सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब देखो, गवर्नमेंट कहती है कि बैलेंसिंग चार्ज क्या है। बैलेंसिंग चार्ज जो है ये और कुछ नहीं, आपने जो इतना अधिक डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया था उस डेप्रिसिएशन का रिवर्सल है। करेक्ट? बोलो भाई, ये बात तो याद है ना सबको? जो आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज किया था उस डेप्रिसिएशन का रिवर्सल है। हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है टोटल मिला के? अरे भैया, इतने सालों में मिला के हमने सिर्फ 200 करोड़ का ही तो डेप्रिसिएशन चार्ज करा है अभी तक। 200 करोड़ का डेप्रिसिएशन इज चार्ज टिल नाउ। आप रिवर्सल करने को बोल रहे हो मेरे को 300 का। भैया, जब हमने 200 ही चार्ज करा है तो 200 ही रिवर्स होगा ना। तो ये 200 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम की तरह दिखाया जाएगा, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, पुरानी डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर रहे हैं। 100 जो और बच रहा है, ये जो 100 और बच रहा है, इसको गवर्नमेंट बोलती है ये आपका कैपिटल गेन है। आपने डेप्रिसिएशन तो 200 ही चार्ज करा, 100 रुपए का आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। मानना पड़ेगा कि आपकी जो एसेट थी आपने वाकई ज्यादा में बेची है। मार्केट वैल्यू इतनी, एक्चुअल वैल्यू उतनी नहीं थी। एक्चुअल वैल्यू तो 400 करोड़ की आपने खरीदी थी, वही एक्चुअल वैल्यू थी। आज की डेट में आपने 200 का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद भी इतना ज्यादा बेच दिया, तो 100 आपका जेन्युइन प्रॉफिट है, उस पर हम कैपिटल गेन लेंगे। मतलब आपका एसेट की सेल पे जो प्रॉफिट होता है उस पर कैपिटल गेन लगता है नॉर्मली, तो हम वही लगाएंगे। पर 200 जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करा था उसको हम रिवर्स करने देंगे, वो पीएल में जाएगा इनकम के तौर पे। क्लियर? जितना चार्ज करा था उतना ही रिवर्स कर सकते हैं, उतना रिवर्स कर देंगे, बाकी क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। ठीक है जी, यही कह रहा है वो इस दोनों पॉइंट में कि कुछ पोर्शन तो जो है बैलेंसिंग चार्ज का भाई साहब वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। कितना? इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम्ड। अभी तक जितना भी डेप्रिसिएशन हम क्लेम करें उसको रिवर्स कर देगा, उसको रिवर्स करके हम बैलेंसिंग चार्ज करके पीएल में दिखा देंगे। और रिमेनिंग सरप्लस जो है इफ एनी, अगर उससे भी ज्यादा का गेन हुआ है भैया, तब तो आपने वाकई मार्केट में किसी को बेवकूफ बना के अच्छे में मोटे में सामान बेच दिया। अब आपको जो कैपिटल गेन हुआ है उस पर जो टैक्स बनना चाहिए वो कैपिटल गेन में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अभी हो गया बैलेंसिंग चार्ज। चलो ये देखो, एक उसकी समरी भी बना लिया। नेगेटिव फिगर आई, अगर मान ले ये बैलेंस का मतलब क्या, इस समरी का चार्ट थोड़ा देख ही लो एक बार। सेल्स माइनस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी करा आपने, तो एक बैलेंस आया। ये बैलेंस अगर नेगेटिव फिगर है यानी आपका लॉस हुआ है तो आप उसका डिडक्शन ले लोगे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, बात वहीं खत्म हो गई लॉस के केस में। अगर पॉजिटिव फिगर है मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ। ओरिजिनल कॉस्ट से कम है सेल कंसिडरेशन या ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा है। अगर ओरिजिनल कॉस्ट से कम है मतलब 400 करोड़ का ओरिजिनल कॉस्ट था एसेट का और आपने बेचा उसको 300 करोड़ में, तो जो भी बैलेंसिंग चार्ज है
वो पीजीबीपी इनकम में चला जाएगा। मतलब आपने जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी उसके हिसाब से आपने बहुत ज़्यादा में नहीं बेचा, आपने वैल्यू कम में, मतलब वही था, वैल्यू अपने लिमिट के अंदर ही थी। लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा पे भी अगर आपने बेच दिया, तब कहता है कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डब्ल्यूडीवी जो है, इसका मतलब तो ये ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डब्ल्यूडीवी क्या होती है? डेप्रिसिएशन ही तो होती है ना भाई। डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट, डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट, ये कहां चला जाएगा? ये पीजीबीपी में बैलेंसिंग चार्ज की तरह टैक्सेबल हो जाएगा। और उसके भी ऊपर आपने जो बेचा है, सेल कंसेशन माइनस ओरिजिनल कॉस्ट, टैक्सेबल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि ये कैपिटल गेन वाले हेड में चला जाएगा। ये कहां जा रहा है? ये पीजीबीपी में जा रहा है। क्लियर? अब आ जाओ नए टॉपिक पे, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। बहुत जोरदार टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा एक एक पेज पे, देखना कितना फटफट से समझ में आते जाता है। सर आपका नोट एक बार प्लीज़, ये वाला कि इसके ऊपर वाला जो मैंने बनाया था, यहाँ से दिखाऊं? अच्छा ये चार्ट कौन सा, मेरे को बताओ। ये वाला पेज, ये वाला पेज, बैलेंसिंग चार्ज वाला, ये जो बताया मैंने, ये वाला चार्ट समझाऊं? देखो, ये मैंने एग्जांपल जानबूझ के ऐसा लिया कि हमने ओरिजिनली एसेट खरीदा था 400 करोड़ का, और इसको हम सेकेंड हैंड बेच रहे हैं, तो हमें कितना पैसा मिल रहा है? 500 करोड़। ये तो ऑफकोर्स प्रॉफिट की डील है, डेप्रिसिएशन को तो भूल ही जाओ, डेप्रिसिएशन के अलावा भी ये प्रॉफिट की डील है। तो ये कह रहा है कि 500 जो आपकी सेल प्राइस है माइनस 100 रुपए जो आपकी वो है ओरिजिनल कॉस्ट है, सॉरी माइनस 400, इसको सही करना पड़ेगा, एक सेकेंड रुक जाओ, माइनस 400 जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है, 100 रुपए का तो आपको जबरदस्त कैपिटल गेन हुआ है भाई साहब। इसमें तो कोई और बहानेबाजी चलेगी ही नहीं, ये जेन्युइनली आपका एक कैपिटल गेन है, एसेट के सेल पे आपको प्रॉफिट हुआ है वाकई। लेकिन अगर मान लो दूसरा केस एक देखते हैं हम, ठीक है, दूसरा केस एक देखते हैं जहां आपको सिर्फ बैलेंसिंग चार्ज दिखाई दे तो समझ में आ जाएगा। रुक जाओ, इसी को डुप्लीकेट कर दें क्या, और अमाउंट्स चेंज कर देते हैं। देखो अमाउंट्स चेंज करके देखते हैं। अब यहाँ से इसको घटा देते हैं, यहाँ से इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पे फिगर आती है वो चेंज कर देते हैं। डब्ल्यूडीवी तो क्या सेम ही आएगा, पर चलो हटा ही देते हैं एक बार को। डिविजन रिवर्सल, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं। रुक जाओ, अब देखो हमने सेल किया, मान लो चलो 500 ही रखते हैं इसको, और हमारा ओरिजिनल कॉस्ट था लेट्स से 800। हमने 800 करोड़ में मशीन खरीदी थी, कुछ साल यूज करने के बाद 500 करोड़ में बेच दिया। हमारे बुक्स में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ रही है 200 करोड़ की, यानी कि डेप्रिसिएशन हमने कितना क्लेम किया होगा? 600 करोड़ का, करेक्ट? टिल नाउ हम 600 करोड़ का डेप्रिसिएशन क्लेम कर चुके हैं, 200 करोड़ की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ रही है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ठीक। इसका मतलब 300 डेप्रिसिएशन रिवर्स करना है अगर, तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमने टोटल डेप्रिसिएशन 600 चार्ज करी हुई है, उसमें से 300 को रिवर्स कर देंगे और वो मेरे प्रॉफिट लॉस में इनकम बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, आउट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टिल नाउ, ऐसे लिख लेते हैं, रुको, आउट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज टिल नाउ। इसको मैं केस 2 बोल देता हूं और ऊपर वाले को केस 1 बोल देता हूं, ठीक है। दोनों केस समझ में आ गए। पहले केस में क्या था, 400 का एसेट खरीदा था, 500 में बेच दिया,
तो गवर्नमेंट कहती है हाँ हाँ डेप्रिसिएशन तो रिवर्स करो ही करो, ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन रिवर्स करो, लेकिन रिवर्स करने के बाद भी कितना आएगा, 400 ही तो आएगा, हमने 200 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, वो पूरा डेप्रिसिएशन हमने रिवर्स भी कर दिया तो कॉस्ट तो वैल्यू तो 400 ही आएगी, फिर भी आपने 500 में बेच दिया। मतलब भाई साहब 100 रुपए तो आपका जेन्युइन कैपिटल गेन है, ये कोई बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ये तो भैया आपने वाकई अपना एसेट प्रॉफिटेबली बेचा है। ये जो हम मनगढ़ंत कल्पना कर रहे थे कि ये प्रॉफिट लॉस की इनकम है, डेप्रिसिएशन चार्ज ज्यादा किया कम किया, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो शुद्ध कैपिटल गेन है। हाँ बाकी जो आपकी WDV है उसका डिफरेंस अगर देखा जाए तो 200 ही है भैया, वो डेप्रिसिएशन जितना आपने चार्ज करा है उतना तो रिवर्स कर ही सकते हो। हमने टोटल 200 का डेप्रिसिएशन चार्ज करा, 200 का डेप्रिसिएशन चार्ज करा, पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया। एक सेकंड रुको, पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया, लेकिन वो रिवर्स करने के बाद भी हमने जो सेल की है वो उसकी वैल्यू उससे भी ज्यादा है, तो अब जो ज्यादा है वो कैपिटल गेन है। मैं एक और तरीके से आपको समझाऊं कि अगर मान लो एक छोटा सा मैं ये बना देता हूं, चार्ट टाइप का बना देता हूं, एक लाइन टाइप की खींच के दिखा देता हूं, रुको, न्यू स्लाइड। ठीक है, एक छोटी सी मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, लेट्स से एक नॉर्मल नंबर लाइन है, मान लो ये 0 100 200 300 लेट्स से 400। ठीक है, लेट्स से कि आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो यहां से यहां तक है, लेट्स से 200 करोड़ की कॉस्ट ले लेते हैं। ठीक है, मैं पहले केस 1 बता रहा हूं आपको, केस 1 को एक लाइन नंबर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है, आपकी सेल प्राइस देखी जाए तो कितनी है, ये पहला केस था ना, सेल प्राइस बहुत ही ज़्यादा थी, है ना, ओरिजिनल कॉस्ट से भी बहुत ही ज़्यादा थी, तो लेट्स से कि सेल प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेट्स से 300 करोड़ है। ठीक है, 3 नहीं 400 करोड़ कर लेते हैं, 400 करोड़ से ओरिजिनल कॉस्ट 200 करोड़ की थी और आपने जो सेल किया है वो 400 करोड़ में सेल कर दिया, जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। ओपनिंग WDV जब भी होगी वो इसके बीच में ही कहीं होगी, लेट्स से कि WDV आज की डेट में 200 करोड़ की कम होके कुछ ना कुछ मान लो हुई होगी, 100 करोड़ मान लो हो गई होगी, आधा डेप्रिसिएशन हमने क्लेम कर लिया। अब देखो इस केस में गवर्नमेंट कह रही है जितना आपने डेप्रिसिएशन क्लेम करा, ये ब्लैक वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये कहां जाएगा, कहां जाएगा, बैलेंसिंग चार्ज में जाएगा। यानी कि इतने की इसको लिख देते हैं, रुक जाओ, तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर लिख देते हैं, ये हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट है, करेक्ट। इतनी हमने वैल्यू की डेप्रिशिएट कर ली, इस डेप्रिसिएशन चार्ज को हम रिवर्स करेंगे, ये हमारा बनेगा बैलेंसिंग चार्ज। जितनी चार्ज हमने करी डेप्रिसिएशन उतना ही रिवर्स कर सकते हैं, ये बन जाएगा बैलेंसिंग चार्ज। पर पैसे कितने मिले भाई साहब, पैसे तो बहुत सारे मिले हमें, जो पैसे मिले हैं वो तो बहुत सारे मिले हैं, तो बाकी के एक्स्ट्रा पैसों का क्या, 200 की चीज हमने 400 में बेची, तो उसको कैसे हाईलाइट करेंगे, दूसरा कलर यूज करते हैं, रुको ये पर्पल ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा काम करता है। ये जो 200 ओरिजिनल कॉस्ट और 400 के बीच का गैप है, ये तो आपका शुद्ध प्रॉफिट है ना भाई साहब, ये तो आपने ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा पे बेच दिया, शुद्ध प्रॉफिट। अरे यार पूरा गायब हो गया, जान दो, थोड़ा सा निकले रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो शुद्ध प्रॉफिट हो गया, इसको हम चार्ज करेंगे कैपिटल गेन में कि भाई साहब वाकई आपने बड़ा कमाल का काम कर दिया, आपने 200 करोड़ की मशीन खरीद के उसको यूज भी किया और फिर 400 करोड़ में बेच दिया, बधाई हो, आपको कैपिटल गेन हुआ है, इस पे आप टैक्स देंगे। ये जो बैलेंसिंग चार्ज है ये कौन से हेड में जाके छुप जाएगा, वही अपने पुराने PGBP के हेड में इनकम चार्ज हो जाएगी। पर कैपिटल गेन कहां जाएगा, कैपिटल गेन के हेड में जाएगा। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा केस को रिवर्स करके देखते हैं।
दूसरा भी आपको लाइन डायग्राम से सुना देता हूँ। ये देखो, न्यू स्लाइड बनाओ केस 2 की। अब केस 2 में क्या हुआ था भाई साहब, एक लाइन यहाँ भी खींचनी पड़ेगी, रुक जाओ, टेढ़ी हो गई यार, सीधी लाइन के लिए क्या किया जाए अच्छा रुको, इंसर्ट शेप्स, ये लो जी भाई साहब, सीधी लाइन एक खींच गई। ओके, अब हमें क्या करना है, वापस होम पे आना है, ड्रॉ पे जाना है। चलो ठीक है जी, अरे हो गया मेरे भाई, अब ड्रॉ करने दे। अबे क्या कर रहा है ये, इससे अच्छा तो ड्रॉ ही कर लेते यार। अच्छा अच्छा, अबे छोड़ो यार, हाँ चलो, कुछ जुगाड़ वाली टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, 100, 200, 300, 400, इसको 500 कर देते हैं। चलो, 0, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ एंड 500 करोड़। नाउ लेट्स से दैट आवर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, इसको मैं थोड़ा हल्के कलर से करना चाहता हूँ कि बहुत सारी इसमें हाईलाइटिंग और करनी पड़ेगी। पिंक ट्राई करते हैं, रोज ट्राई करते हैं। चलो, लेट्स से द कॉस्ट ऑफ द एसेट वाज अ टोटल ऑफ 500 करोड़। ठीक है, लेट्स से द WDV ऑफ द एसेट वाज, WDV कैसे करें, लेट्स से WDV अगर 300 करोड़ है तो मतलब 200 करोड़ की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है ना, तो हमने WDV जगह इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। चलो, डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करी कितनी, लेट्स से 200 करोड़ की डेप्रिसिएशन चार्ज करी। ओरिजिनल कॉस्ट इतना था, कम होते होते 200 करोड़ रह गया। हमने सेल कितने में किया, प्रॉफिट में ही सेल करना है अपने को, तो हमने सेल करा तो सेल हो गया भाई साहब, अरे ये तो पूरा ऑरेंज को कवर कर देगा यार, तो चलो ऑरेंज के ऊपर से ले जाते हैं। लेट्स से 300 करोड़ में सेल करा, फेयर एनफ, फेयर फिगर है, सारी चीज़ें दिखती रहेंगी। तो ऑरेंज क्या है, मैं ये चीज़ लिख भी दूं, बल्कि ये ऑरेंज जो हम बना रहे हैं, ऑरेंज या येलो इस टाइप का जो भी है, दिस इज द डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। The green one is sale consideration, sales consideration, and the pink one is, pink color है नहीं, ये है, तो this pink color is original cost। तो हमें प्रॉफिट तो हुआ है, डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि अगर हमने सपोज करो 200 करोड़ की डेप्रिसिएशन चार्ज करी और टोटल एसेट की जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू थी वो 300 करोड़ की, सॉरी डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो थी वो कितनी हो गई, 500 में से 200 गया, हाँ 300 की हो गई। 300 की वैल्यू थी, 300 पे सेल कर दिया, नहीं यार इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो WDV 200 की दिखाएं क्या, इसको WDV कर दे तब सही हो जाएगा। रुको, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं, इसको WDV कर लो कि 200 करोड़ की WDV है, हमने 300 करोड़ की वो चार्ज करी हुई है। रुक जाओ एक सेकेंड यार, एग्जाम्पल गलत कंफ्यूजिंग ना हो जाए। WDV अपनी 200 करोड़ की है, 300 करोड़ की डेप्रिसिएशन चार्ज करी है, ओरिजिनल कॉस्ट 500 करोड़ की थी, 300 में बिका है। तो इसका कहना है कि भैया आपने 200 की चीज़ थी, उसको 300 में बेचा, तो ये जो कवर्ड एरिया है, जो थोड़ा डार्क सा लग रहा है, ब्लैक से ही कर लेते हैं इसको, तो ये जो एरिया है, इसका मतलब क्या, इतना आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन कर लिया। एक्चुअल वैल्यू मार्केट में इतनी ही थी, ये आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करी, एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करी, इसको बस रिवर्स कर दो और ये तुम्हारा बन जाएगा बैलेंसिंग चार्ज। और ये बैलेंसिंग चार्ज कहाँ पे टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, ये हो जाएगी PGBP में। बेटा अगर नो प्रॉफिट हुआ, नो लॉस हुआ, तो फिर तो ना तो बैलेंसिंग चार्ज बन रहा है, ना टर्मिनल डेप्रिसिएशन बन रहा है, तो कुछ नहीं होगा। 300 की वैल्यू थी, 300 पे हमने बेच दिया, 0 हो गया, काम खत्म, इनकम पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा फिर। समझ में आया बेटा, दोनों केस में क्या अंतर है,
यहाँ तो भैया ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही बेच दिया था हमने, बाप रे बाप, 400 करोड़, 200 करोड़ का एसेट 400 करोड़ में बेच दिया। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ एसेट की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, थोड़ा सा डिफरेंस था तो हमने डिप्रिसिएशन से एडजस्ट कर दिया। यहाँ इतना बड़ा डिफरेंस था सेल्स और कॉस्ट में, जैसे ऐसे समझो कि रुक जाओ, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि आपका सपोज करो कि ये सेल्स प्राइस है, एसपी शॉर्ट फॉर्म लिख यूज़ करते हैं, बहुत लंबा मेरे को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। आपका सेल प्राइस है, सेल प्राइस आपका ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा है, ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा है, और WDV हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट से कम होगा। तो सेल प्राइस और ओरिजिनल कॉस्ट तक का जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन में जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट और WDV के बीच का जो डिफरेंस है वो बैलेंसिंग चार्ज में जाएगा। गवर्नमेंट को टैक्स किस चीज पे लेना है एक्चुअली, मूलतः एकदम जो मतलब कोर इंटेंशन है गवर्नमेंट का वो क्या है कि भैया आपने सेलिंग प्राइस पे सेल किया, आपने कुछ WDV दिखाई है, जो आया है वो प्रॉफिट है, ये मोटी मोटी बात है, इस प्रॉफिट पे हमें टैक्स चाहिए। अब यहाँ पे सीधे सीधे टैक्स नहीं ले रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कह रही है कि सेल प्राइस और ओरिजिनल कॉस्ट के बीच का जो एरिया है, सेल्स प्राइस और ओरिजिनल कॉस्ट के बीच का जो एरिया है, इसको हम कैपिटल गेन में टैक्स लेंगे, और उसके बाद का जो एरिया है ओरिजिनल कॉस्ट और WDV के बीच का जो गैप है उसको हम बैलेंसिंग चार्ज बोल के PGBP में लेंगे। अल्टीमेटली गवर्नमेंट सेल प्राइस और WDV के बीच का जो पूरा डिफरेंस है उसको कवर कर ले रही है, पूरे के पूरे पे टैक्स ले ही ले रही है, वो कुछ छोड़ नहीं रही है आपको, बस सेल प्राइस और ओरिजिनल कॉस्ट के बीच का जो गैप है उस पर कुछ एक्स्ट्रा ले रही है, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट तरीके से टैक्स ले रही है उस पर। बोली भैया ये तो जबरदस्त प्रॉफिट है आपका, और जो हल्का नॉर्मल प्रॉफिट है उसको PL में डाल दे रही है, बोली ठीक है चलो बैलेंसिंग चार्ज मान लेंगे इसको। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भैया ऐसा है कि मेरी ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, मेरी सेल प्राइस उससे कम है, और WDV जो है वो उससे भी कम है। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल वही रूल लगाओ कि अपने को सेल प्राइस से WDV के बीच का जो गैप है उस पर टैक्स लगाना है, तो उसी रूल से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, जो डिफरेंस है वो बैलेंसिंग चार्ज है, बैलेंसिंग चार्ज कहाँ हो जाएगा, PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट है ये। इस केस में क्या था, सेल प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज़्यादा थी, तो उस केस में मेरे को जो एक्स्ट्रा आ रहा था उस पर कैपिटल गेन देना पड़ रहा था। क्लियर, अभी बात समझ में आई? ओके भाई, और कोई डाउट मन में कोई विचार आ रहा हो तो पूछो, कोई टेंशन नहीं है। चार्ट भी हो गया, अब आए साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर चालू करें। वैसे तो ये बड़ा टॉपिक है लेकिन चलो चालू करते ही हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं, मेरे को 10-15 मिनट में तो मैं समझा ही दूंगा। देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, एक किसी और क्लास में कुछ डिस्कशन चल रहा था तो मुझे याद है मैंने बोला था कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर जो होता है उस पर गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी होती है। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हमारी कंट्री भी USA की तरह साइंटिफिक रिसर्च में इतनी आगे हो जाए कि हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेडमार्क्स हों, बहुत सारे पेटेंट्स हों, हम लोग नई नई इनोवेशंस करें और अपनी इनोवेशंस को एक्सपोर्ट करें। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, डॉलर आएंगे, पेटेंट और कॉपीराइट से बहुत डॉलर्स आते हैं भाई, बहुत डॉलर्स आते हैं। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बना ली जो दुनिया में है ही नहीं तो पूरी दुनिया को आपसे लेना पड़ेगा वो, क्योंकि आप ही के पास अधिकार है उसको सेल करने का, और किसी के पास राइट नहीं है। जैसे बहुत फेमस कहानी है बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उनके पास पैसे नहीं थे हॉस्पिटल के लिए, तो उन्होंने सेफ्टी पिन का इन्वेंशन किया था। मतलब एक पिन पड़ी हुई थी तो उसको उन्होंने ऐसे मोड़ मोड़ के देखा, उनको लगा रहा ये तो बहुत सही चीज़ है यार, इससे पिन जो है वो चुभेगी भी नहीं किसी को, सेफ अपने कवर के अंदर रहेगी और जब ज़रूरत रहेगी तो कवर से निकाल के यूज़ कर लेंगे। उन्होंने नया इन्वेंशन करा, उसका पेटेंट कराया, तुरंत ही पेटेंट बेच दिया एक बहुत बड़े व्यापारी को, धमाधम पैसे आ गए और फिर भाई बहुत महंगे अस्पताल में जाके वाइफ का भाई डिलीवरी करवाया, बच्चा हुआ, खुशी से एंजॉय किया, बहुत सही आदमी थे। ऐसे ही अपने जो साइंटिफिक रिसर्च होती है गवर्नमेंट चाहती है सब लोग धकाधक कुछ ना कुछ नया नया इन्वेंट करो और पेटेंट कराओ, हमारे लिए डॉलर कमा के लाओ, तुम वैसे भी जो कमाओगे उस पर तो हम टैक्स ले ही लेंगे बाद में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अलग से सेक्शंस बना दिए कुछ साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर के। इनफैक्ट सच बोलूं तो सिर्फ साइंटिफिक कहना गलत होगा,
क्योंकि इसी कैटेगरी में दो और तरीके के एक्सपेंडिचर आते हैं। अगर आप कोई सोशल रिसर्च भी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कह रही है भैया सोशल रिसर्च भी हमारे बहुत काम का है, क्योंकि सोशल रिसर्च के बेसिस पे ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनती हैं। सोशल रिसर्च मतलब आप गांव में जाके सर्वे कर रहे हैं कि लोगों की लाइवलीहुड का मेन सोर्स क्या है, एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, कितने अर्निंग मेंबर्स हैं और क्या इकोनॉमी बैठती है, मतलब क्या घर के दोनों मेंबर्स को काम करना पड़ता है या एक ही मेंबर काम करता है, एक मेंबर घर पे रहता है, अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग एरियाज़ में, जोग्राफीज़ में कैसा कैसा सेटिंग है, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है। तो सोशल रिसर्च एक्सपेंडिचर भी वैसा ही इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरीके से इकोनॉमिक रिसर्च भी होती है, बहुत सारी हर इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च होती है। तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जिसमें आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, सोशल रिसर्च कर रहे हैं या इकोनॉमिक रिसर्च कर रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ नया ढूंढ के लाएंगे। नया ढूंढ के लाएंगे तो उसका या तो पेटेंट होगा जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च के केस में होता है, या तो कॉपीराइट होगा जैसा कि सोशल रिसर्च या इकोनॉमिक रिसर्च में होता है। सोशल या इकोनॉमिक रिसर्च के बाद आप एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो, दैट रिसर्च पेपर इज देन कॉपीराइटेड, कि आपके अलावा उस सेम कंटेंट को कहीं कोई और पब्लिश नहीं कर सकता, डिस्कस नहीं कर सकता अपने नाम से। उसकी जब भी वो करेगा कोई तो आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, तो वो कॉपीराइट हो जाता है। तो पेटेंट और कॉपीराइट बढ़े, इसलिए साइंटिफिक, सोशल और इकोनॉमिक रिसर्च को अलग से सेक्शंस देके विशेष बेनिफिट्स दिए गए। बेनिफिट क्या दिया गया देखो, अब ध्यान से देखो। अभी जो बात करने जा रहा है बड़ी सिंपल सी बात कहेगा, ये बोलेगा सेक्शन 35(1)(1) कह रहा है कि कोई भी रेवेन्यू हो आपका, कोई भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो, मतलब सॉरी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस जो आपने किस बारे में किया, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में करा। ठीक है, इस पूरे सेक्शन में हम सिर्फ एक्सपेंसेस की बात करेंगे। क्लाइंट का जो भी खर्चा हुआ साइंटिफिक रिसर्च करने में, सोशल रिसर्च करने में, इकोनॉमिक रिसर्च करने में, जो भी आपने रेवेन्यू नेचर का खर्चा करा, जिस भी प्रीवियस ईयर में किया हो, और तो और अच्छा चलो ये बात बाद में बोलूंगा, जिस भी प्रीवियस ईयर में किया हो उसका पर्पस अगर साइंटिफिक रिसर्च है एक्सपेंस का, चाहे आपने खुद इनकर करा हो या दूसरे पर्सन को दे दिया हो कि भाई तुम मेरे लिए रिसर्च कर दो, यानी कि या तो आप खुद इन हाउस अपनी फैसिलिटी बना रहे हो, एक लैब बना रहे हो, साइंटिस्ट को हायर कर रहे हो, या फिर कोई और कंपनी है, साइंटिस्ट का ग्रुप है जो कंपनी बनाते है अपनी, क्या करता है, रिसर्च करता है। वो कहता है भैया आप हमें बताओ तो किस बारे में रिसर्च करनी है, तो हम आपके लिए रिसर्च करेंगे, हमें पैसे दे देना बस। तो ऐसे लोगों को आपने, ऐसे एजेंसीज को आपने पैसे दे दिए। वो एजेंसीज फिर क्या करती हैं कि वो भी खुद रिसर्च नहीं करती हैं, वो पीएचडी स्कॉलर्स ढूंढती हैं जो उसी फील्ड में रिसर्च कर रहा हो और उसको उठा लाती हैं कि भाई देखो तुम्हारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है ये, और मैं तुम्हारी जितनी भी रिसर्च है मैं फाइनेंस करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से पैसे ले कर दे। अगर वो बंदा 1 लाख लेगा ना तो ये आगे 10 लाख बताते हैं। इस तरह से इनकी कमाई होती है। तो अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च खुद कर रहे हो या किसी और से करवा रहे हो, तो जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने करे उसका 100% रिडक्शन मिल जाएगा। किस साल में? इन विच द बिजनेस इज कमेंस्ड, मतलब बिजनेस चालू किया आपने, खर्चा किया उसी साल में, जिस साल में खर्चा किया उस साल में क्लेम मिल जाएगा। तो आप कहोगे सर ये कौन सी अनोखी बात है, इसमें कहाँ कोई बेनिफिट है? अभी तो बेनिफिट की बात ही नहीं आई भाई। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम करते हैं वो तो वैसे भी करते हैं, तो सर वो हायर्ड करना ना हुआ। अरे आपने हायर भी किया हो, अगर आकाश जी मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट इसमें भेदभाव नहीं करती है। गवर्नमेंट कहती है कि भैया आप बड़े आदमी हो, अपने यहाँ लैब लगा ली अच्छी। ओह सॉरी, मेरे को ये व्हाट्सएप डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं भूल ही जाता हूँ। अरे यार एक सेकेंड, सॉरी मैं बंद ही कर देता हूँ, उस ऐप को ही बंद कर देता हूँ, कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आना चाहिए। चलो हाँ, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप भाई बड़े आदमी हो, अपने खुद के पैसे से आपने खुद की लैब बना ली, बहुत अच्छी बात है, हम तब भी आपको छूट देंगे। और अगर आप भाई बहुत बड़े बिजनेस नहीं हो, आपका उतना बड़ा पूंजी नहीं है कि अपना लैब बना सको, तो आपने किसी थर्ड पर्सन की एजेंसी को हायर कर लिया कि भाई मेरे लिए इस प्रोडक्ट पे रिसर्च करिए, और आपको जो भी रिसर्च के आउटलेट आएंगे उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे आपको। बेसिकली रेवेन्यू शेयरिंग की बात होती है कि आपको रॉयल्टी का शेयर दे दिया जाएगा, आप रिसर्च करिए मेरे लिए, जो भी खर्चा होगा मैं पे करूंगा आपकी रिसर्च का। तो आपने अगर किसी आउटसाइड एजेंसी को दे दिया तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, रिसर्च होने से मतलब है भाई। देखो गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, रिसर्च होना चाहिए।
अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने इनकर करा उसका पूरा का पूरा क्लेम ले लेना उसी साल। अच्छा, जब गवर्नमेंट ने बड़ा खुश होकर ये स्कीम बनाई तो कुछ लोग हंस रहे थे और कुछ लोग गवर्नमेंट को गालियां दे रहे थे, क्या पागल बना रहे हैं ये सारे मिलके, हमें पागल बना रहे हैं। वो जो आंटी नहीं थी जिनका मीम चला था ये वही हो गया कि अबे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हम वैसे भी क्लेम करते हैं, कौन सी नई बात है, कौन सा नया बेनिफिट दे दिया तुमने। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया ऐसा नहीं है, हल्के में मत लो, हम जो स्कीम लेके आए बहुत अच्छी स्कीम है। हमारी स्कीम कहती है कि नॉर्मल जो तुम साल में एक्सपेंस कर रहे हो उसका तो क्लेम ले ही लो, उसके अलावा बिजनेस कमेंस करने के पहले 3 साल पहले तक भी आपने अगर कोई खर्चा किया तो भी वो अलाउ हो जाएगा। किस तरीके का खर्चा? 3 साल पहले के सारे खर्चे नहीं, पुराने जो खर्चे आपके हैं ना उसमें से सैलरी टू रिसर्च स्टाफ अगर आप दे रहे थे, कोई परक्विजिट दे रहे थे, आपने रिसर्च स्टाफ को रहने के लिए घर दिया था, गाड़ी दिया था, कोई मटेरियल यूज किया रिसर्च में, मतलब जो एक्सपेंसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड रिसर्च के लिए ही यूज हुए हैं, वी आर श्योर अबाउट दैट, वो पुराने एक्सपेंस भी हम आपको अलाउ कर देंगे। जैसे ही बिजनेस आपका कमेंस हुआ, बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं कि पुराने 3 साल के भी जो आपने खर्चे करे एक साथ क्लेम ले लेना। ठीक है, इस बात को समझो। साइंटिफिक रिसर्च या सोशल रिसर्च या इकोनॉमिक रिसर्च, किसी भी तरीके की अगर कोई रिसर्च कर रहा है ना तो मोस्टली रिसर्च बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही होती है। जैसे मैं अपने क्लाइंट का एग्जांपल देता हूँ आपको। दिल्ली के क्लाइंट थे, अरे बहुत ही बढ़िया पॉश जगह पे रहते थे, सारे आईएएस ऑफिसर्स के बगल में, आईएफएस ऑफिसर्स के आसपास, डिप्लोमेटिक कॉलोनी में। तो इन कारपेट का काम था बहुत अच्छा। उनके बेटे जो थे उन्होंने एक बहुत बढ़िया, उनके दिमाग में आइडिया था कि यार हम लोग बार बार में जाते हैं अगर, तो कॉकटेल बनाने में ये लोग कितना टाइम लगाते हैं, और तो और हर बार की कॉकटेल का टेस्ट अलग अलग होता है, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर दूं। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स का बर्गर आप मोस्टली कहीं भी खाओ तो मोटा मोटी सेम टेस्ट रहता है, थोड़ा ही बहुत डिफरेंस रहता है, तो उसको स्टैंडर्डाइज क्यों ना कर दें। स्टैंडर्डाइज कैसे करें? कॉकटेल्स कैसे बनती हैं? वो अल्कोहल मिलता है किसी अलग अलग तरीके का, और उसके साथ और भी कुछ सोडा मिल जाएगा, कुछ नींबू पानी, कुछ फ्रूट का जूस, कुछ ये कुछ वो, XYZ करके बड़े आइटम्स होते हैं जिनको मिला के कॉकटेल्स बनाई जाती हैं। तो जो पॉपुलर कॉकटेल्स हैं, करीबन उन्होंने शायद अपनी ऐप में 100-150 कॉकटेल्स दे के रखी थी कि उसको आप सेलेक्ट करिए। तो एक उनकी मशीन थी, उसमें आप ग्लास रखिए, तो ग्लास जो है ना वो अपने आप रोटेट होती रहेगी, और अलग अलग ऊपर से बने हुए हैं, वो जैसे पेप्सी डिस्पेंसर नहीं होता है, कोल्ड ड्रिंक डिस्पेंसर, वैसा टाइप का डिस्पेंसर्स बने हुए हैं, और जो चीज़ जितने रेशियो में मिलनी चाहिए परफेक्ट कॉकटेल के लिए, वो उस रेशियो में घूम घूम के उतना ही कॉकटेल बना देगी। ठीक है, आपको कितना नॉलेज है अल्कोहल का, आपको आइडिया है लगा बनाने का नालायक बच्चों, मैं अल्कोहल से बहुत दूर रहता हूँ। आई एब्सोल्युटली डू नॉट लाइक अल्कोहल एट ऑल, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। मुझे बिल्कुल वो टेस्ट नहीं पसंद है। कभी मजबूरी में, कई बार पार्टीज में, कभी अगर थोड़ा बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में कंपनी देने के लिए लेना पड़ा तो मैं कोल्ड ड्रिंक डाल के लेता हूँ, एक ग्लास लेके बैठा रहता हूँ जब तक बाकी सारे लोग अपना कर लेते मैं एक ग्लास लेके बैठा रहता हूँ। मेरे को शौक ही नहीं है, मम्मी वाली बात नहीं है, मेरे को शौक ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता मेरे को। खैर चलिए आओ मुद्दे की बात पे, और बातें बहको मत यार, तुम लोग बहक जाते हो, शराब की बात ही आई बहक गए सारे के सारे। मेन मुद्दा ये है कि उन्होंने वो जब आइडिया सोचा ना तो उस आइडिया को पहले टेस्ट करना था कि यार क्या ये आइडिया मार्केट में चलेगा। पहले उन्होंने इकोनॉमिक रिसर्च किया, उन्होंने कई सारे बार में विजिट किया, तो उनको पता चला कि यार इंडिया के जो बार्स हैं ये बेचारे बड़े गरीब हैं, इनका कस्टमर बेस ऐसा नहीं है जो इस कॉकटेल के टेस्ट को या चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देता हो। इनका कस्टमर बेस है देसी पीने वाला, उसको जो पकड़ा दो सब अच्छा लगता है। तो उनको लगा कि यार अब तो फॉरेन में देखना पड़ेगा इसका मार्केट है कि नहीं है। तो वो फिर लंदन गए, यूएस गए, ही ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड इन एक्सपेंसिव प्लेसेस। उसमें ज़बरदस्त खर्चा हुआ, फ्लाइट्स का ही खर्चा, वीज़ा का खर्चा, होटल्स का खर्चा, ट्रैवलिंग का ओवरऑल खर्चा, भाई साहब बेहिसाब पानी की तरह पैसा बहाया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक रिसर्च करने में। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च वाला पार्ट स्टार्ट हुआ। जब वो बाहर गए ना तो उन्हें पता चला, अरे भाई साहब ये मशीन की तो इतनी ज़बरदस्त डिमांड है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब जिस भी बार में वो जा रहे थे वो बार वाला बंदा उन्हें पकड़ के बैठा ले रहा था, नहीं नहीं मेरे को मशीन दे के जाओ।
लोग अनाप शनाप पैसे देने को तैयार थे, क्योंकि फॉरेन में क्या है कि लोग जहाँ ठंडी जगह है वहाँ पे अल्कोहल का कंजम्पशन भी ज़्यादा है, वहाँ की जो पब्लिक है वो ज़्यादा अवेयर है चीज़ों के बारे में। मतलब यूएस यूरोप के लोगों को देखोगे ना, वो नीट पीते हैं। यहाँ के देसी लोगों को देखो क्या करेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे, सोडा मिलाएंगे, कुछ लोग नींबू भी डाल देंगे, जो भी करें। वो विदेशों को देखोगे वो नीट पीते हैं। तो उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो भाई टेस्ट लोगों का डेवलप है और यहाँ मेरे को बहुत डिमांड लग रही है, तो उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च चालू करी। अपने कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स को आइडिया डिस्कस करा, ही वॉज एन इंजीनियर। तो सारे फ्रेंड्स आए, इन्होंने एक जगह डिसाइड करी। पहले तो अपने घर में चालू करा, कमरे में करके, फिर जब काम लगा कि नहीं यार बहुत सारे लोग हैं, एक कमरे में नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने एक जगह रेंट पे ली, बहुत बड़ा स्पेस, और उस बड़े से स्पेस में पूरा लैब सेटअप करा, और उसमें वेल्डिंग हो रही है, कहीं मशीन मुड़ रही है, मतलब प्रॉपर एक वर्किंग मशीन प्रोटोटाइप बनाई। फिर जो पहली प्रोटोटाइप बनाई उसको टेस्ट करा एक्चुअल कंडीशंस में। तो कुछ टाइम यूज़ होने के बाद वो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, कभी यहाँ से लीकेज है, कभी वहाँ से लीकेज है, उसको इम्प्रूव किया। फिर डिज़ाइनर को भेजा गया फाइनल फैब्रिकेशन के लिए। जब तो उसने कहा कि सर ये डिज़ाइन आपकी अच्छी नहीं लग रही, देखने में कैसा बड़ा बक्सा जैसा लग रहा है। तो उन्होंने उसको फिर और फर्दर चेंज किया, जैसे एप्पल वाले नहीं करते हैं कि भाई फ़ोन तो अंदर भाई प्रोसेसर वोसेसर यही सब है, लेकिन ऊपर से लुक डिज़ाइन थोड़ा मैं चेंज कर दूँ, इस तरह की चीज़ें। तो वो डिज़ाइन चेंज हुआ कि देखने में थोड़ा सेक्सी लगे। तो फिर अब जाके जब फाइनल प्रोडक्ट रेडी हुआ, तब वो लेके गए अपने कस्टमर्स के पास दिखाने के लिए कि बताओ ये फाइनल प्रोडक्ट तुम कितने में खरीदोगे। क्योंकि भाई सपने जो दिखाए, आइडिया जो डिस्कस करे, वो तो हवा की बातें हैं। जब आप एक्चुअली में प्रोडक्ट को उतारते हो, मतलब प्रॉपर उनके यहाँ 3D प्रिंटर था, सारी चीज़ें पार्ट्स प्रिंट होते थे उस पर। तो जब एक्चुअल आइडिया को उतारते हो ना ज़मीन पे, तो क्या होता है कि कुछ लिमिटेशंस आ जाती है कि यार ये चीज़ देखो इतना तो नहीं हो सकता, इतना ही हो सकता है। तो फिर जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ उसको लेके फिर फर्दर वो गए मार्केट रिसर्च करने। तो ये सारी चीज़ों में ना करीबन करीबन मेरे को लगता है यार कम से कम नहीं तो 3-4 करोड़ 5 करोड़ खर्चा हो गए होंगे। एंड दिस इज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब उन्होंने पहली डील साइन करनी थी तब उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, तब उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया और सारी चीजें करी, और तब जाके उसका आईटीआर फाइल किया, तो उसमें जो खर्चे हुए उस साल उसका क्लेम किया। पर उन खर्चों का क्या जो कंपनी बनने से पहले हो चुके थे, ये करोड़ों रुपए जो हमने पानी की तरह बहाए उस रिसर्च पे, उनका क्या? दैट वॉज एन एक्सक्लूसिव एक्सपेंडिचर होली फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इकोनॉमिक रिसर्च। तो गवर्नमेंट कहती है भैया अगर आप ऐसे रिसर्च जैसे अच्छे कामों पे खर्चा कर रहे हो तो आपकी कंपनी नहीं भी बनी तो दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, हम पिछले 3 सालों तक का भी आपका साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा रिकवर कर देंगे। लेकिन ये नहीं कि साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे तुम हमें बेवकूफ़ बनाओ कि अनाप शनाप खर्चे ले लो। कुछ भी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, वर्ल्ड घूम रहे हो, वर्ल्ड टूर कर रहे हो और बोल रहे हो अरे मैं तो घूमने गया था, रिसर्च करने गया था, घूमने नहीं गया था, मैं रिसर्च कर रहा था। तो गवर्नमेंट कह रही है यार देखो जब पुराने खर्चों की बात आती है ना तो हम भी ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई पुराने हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, आपका केस बनाना, एक स्क्रूटनी करना मुश्किल होगा और आप भी अच्छे से डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाओगे। तो हम झगड़ा नहीं करेंगे आपसे कि साइंटिफिक रिसर्च है कि नहीं है। जो कोर खर्चे हैं साइंटिफिक रिसर्च के उनका हम क्लेम आपको 100% दे देंगे, बाकी के खर्चों का क्लेम नहीं देंगे। तो पुराने 3 साल के जो सैलरी टू रिसर्च स्टाफ है, सॉरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट लिखा है, परक्विजिट्स को छोड़ के, मतलब घर गाड़ी दोगे तो वो वैल्यू नहीं काउंट करेंगे, जो एक्चुअल पैसा दे रहे हो उस रिसर्च स्टाफ को वो सैलरी, और दूसरी चीज़ जो आपने मटेरियल यूज़ करे, भाई केमिकल्स मंगाए आपने, मशीन बनानी थी तो भाई वेल्डिंग का मशीन आई होगी, वो मेटल शीट्स आती थी, और एक पूरा बकायदा एक 3D प्रिंटर था, उसमें बकायदा 3D प्रिंट पार्ट्स प्रिंट होते थे, कॉक्स व्हील्स, सॉरी जो भी मटेरियल आपने यूज़ करा वो सारे मटेरियल का पुराना खर्चा भी आपका अलाउ हो जाएगा एज एन एक्सपेंडिचर, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो। थोड़ा सा समराइज करूं, यस समराइज करते हैं। देखो सिंपल बात, अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर करा है तो जो भी खर्चा उस साल में हुआ साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर पे पूरा का पूरा अलाउड है। अरे वो तो वैसे भी अलाउड होता है। हाँ तो हम आपको एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ये दे रहे हैं कि 3 साल पहले तक भी आपने अगर साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा करा है बिजनेस शुरू होने से 3 साल पहले तक, तो भी हम आपको बिजनेस शुरू होते ही अलाउ कर देंगे। जब अलाउ हो जाएगा ऐसे खर्चे तो क्या हो जाएगा, बिजनेस में लॉस आने लगेगा, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बधाई हो। लेकिन जब 3 साल पहले के खर्चों की बात आती है तो उसमें एसएससी और इनकम टैक्स के बीच में झगड़ा हो रहा था। एसएससी बोल रहा था ये भी हमने खर्चा करा है, हमने फ्लाइट में ट्रैवल करा, हमने होटल्स बुक करे 5 स्टार,
हमने डिनर किया 5 स्टार होटल्स में, और यहाँ गए वहाँ गए, सब किया, तो इनकम टैक्स कह रहा था नहीं नहीं ये सब साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा थोड़ी है, तुम घूम रहे थे और मजाक कर रहे हो हमारे साथ। नहीं नहीं, ये झगड़ा हो रहा था, इसको रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ पुराने खर्चों में रिसर्च स्टाफ की सैलरी और जो आपने एक्चुअल मटेरियल यूज कराया रिसर्च में वो अलाउ होगा, बाकी की चीजें अलाउ नहीं होंगी पुराने खर्चों में। सीधी बात, कोई बहस नहीं इस पे, क्लियर रूल। ठीक, कब मिलेगा क्लेम? 100% इन द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड। तो कमेंस्ड वाला जो टर्म यूज किया है इट इज फॉर दिस पार्ट। बाकी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो जिस साल करते जाओगे उस साल आपको प्रीवियस ईयर में क्लेम मिलता जाएगा जैसे नॉर्मली मिलता है। ठीक है, यस। हमने अभी कितना पढ़ा? सिर्फ सेक्शन 35(1) क्लॉज 1 पढ़ा। ऐसे और बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनमें हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आज की सेवा यहां समाप्त। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय। PDF सेंड मैं कर दूंगा।